गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं प्रेरणा वासवानी, फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन। आज मैं बहुत ही अमेजिंग लोगों से मैं मिलवाना चाहती हूँ एंड दे आर द लीजेंड्स आई कैन से। और बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरी जो आज मैं उन सभी को मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे एक साथ मैं लेकर आ रही हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन में मेरा दे देती हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं इंस्पायरिंग जर्नीज लेकर आती हूँ और उसके साथ साथ मैं कोलैबोरेट करती हूँ इमर्जिंग ब्रांड्स के साथ। और दूसरी चीज जो है, अभी रिपब्लिक डे स्पेशल था। जो है रिपब्लिक डे हमने परसों ही मनाया है एंड बहुत सारे जो हमारे जाबाज थे उनको हमने देखा टीवी पर, लेडीज को हमने देखा टीवी पर कैसे वो अच्छे से जो है परफॉर्म कर रहे थे, सब चीजें कर रहे थे। तो आज जो है मैं ऐसे ही जाबाजों को मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हूँ एंड इट्स माय ऑनर, इट्स माय प्रिविलेज जो है मैं उनको आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ। एंड आई एम 100% श्योर जो है आपके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है वो और अच्छे से जागरूक हो पाएगा। तो मैं अभी आमंत्रित करती हूँ श्री सुबेदार जी सीपी उपाध्याय जी सर को। प्लीज बी ऑनलाइन। जय हिंद सर। एंड जय दूसरे हिंद। हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय जी सर। जय हिंद जय हिंद सर। मैडम। जय हिंद सर। जी। एंड हमारे एक्स एयरफोर्स ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी सर, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर एंड वेलकम यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड आप हमारा कीमती वक्त जो है हमें दे रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट टू यू ऑल। दिस इज माय राइट हैंड एंड जो है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है बिकॉज ये मेरा एक सपना था आप सभी के साथ जो है मैं जुड़ पाऊं एक साथ। और तीन जो हमारे ग्रेट जो ऑफिसर्स हैं उनको मैं मेरे स्टेज पर लेकर आई हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी से जानना चाहूंगी कि डॉक्टर जो है सॉरी सीपी उपाध्याय जी सर से मैं पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से जो है अ, आप जो है ब्रिगेडियर थे तो आपने कैसे ज्वाइन किया और ये कैसे आपका जो है, आप प्लीज अपने बारे में बताइए दर्शकों को कि आपने अपने बारे में बताइए और प्लस आपने कैसे आर्मी में ज्वाइन किया है वो प्लीज बताइए। जय हिंद, जय गरुड़। मैं सूबेदार सीपी उपाध्याय भारतीय सेना के थल सेना में एक 17 बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का सैनिक हूँ। मैं भारतीय सेना में एक भारतीय गार्ड्स के रूप में इनरोल हुआ। अभी भी मैं गार्ड्समैन ही हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में भी मैं गार्ड्समैन ही रहूँगा देश या अपने सेना के लिए। भारतीय सेना के अंदर 3 भाग हैं, थल, जल और नभ। मैं थल सेना से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने आर्मी में सन 1980 जनवरी में ज्वाइन किया। 28 साल सेना में सर्विस करने के बाद 2008 में मार्च में मैं रिटायरमेंट हुआ। आज तकरीबन मुझे रिटायर हुए 15-16 साल हो गए हैं। लेकिन जो मुझे सेना ने जो बेसिक ट्रेनिंग दी, बेसिक जज्बा दिया, उसकी बदौलत आज भी मैं यंग ही हूँ। वैसे जी मेरी सर। आयु 66 साल हो गई है, लेकिन अभी भी मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ कि मैं 40-45 का ही होऊंगा फिर। बाकी जी जी। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं। सेना के अंदर बहुत कुछ चीजें हैं जो उसको अनुशासित करती हैं, अपने जज्बे पर रखती है और देश के प्रति हमेशा उसका एक मान सम्मान रहता है। जी जी मैं सर। सभी से गुजारिश करूंगा कि वो कहीं भी रहें, सेना में रहें,
सिविल में रहें या जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हों, सर्वप्रथम देश है। देश के लिए कुछ न कुछ योगदान करते ही रहना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जी, जी, ज़रूर सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। एंड अभी जो है हमारे साथ जो है डॉक्टर भगवती प्रसाद उपाध्याय जी सर हैं। तो वो एक्स नेवी ऑफिसर हैं। तो सर आप अपने बारे में संक्षेप में बताइए, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आपने नेवी में कैसे ज्वाइन किया सर? जय हिंद। मैं बीएससी पार्ट 1 में पढ़ रहा था लखनऊ में। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का मेरा कॉम्बिनेशन था और मैं सीपीएमटी की तैयारी कर रहा था और सीपीएमटी का मैंने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन मैं उसमें नहीं निकल पाया। उसके बाद हमारे जीजा जी जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, अभी रिटायर्ड, और उस समय मेजर हुआ करते थे आर्मी में, तो उनके मार्गदर्शन पर और उनकी सहायता से मैं भारतीय नौसेना में गया और जम्मू कश्मीर से 6 लोगों ने परीक्षा दी थी, जिसमें हम 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। एक अजीत पठानिया जम्मू कश्मीर के थे, उनका और मेरा, हम 6 लोगों ने परीक्षा दी थी, 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया था और हम लोग गए वहाँ से। फिर कुछ लोग हिमाचल से भी हमारे साथ जुड़े और हम लोग ट्रेनिंग सेंटर अपने आईएनएस चिल्का पहुँचे, जो पुरी डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। जगन्नाथपुरी भगवान का मंदिर जहाँ है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आईएनएस चिल्का, जो सबसे बड़ी लेक है, सॉल्ट लेक, सी वाटर की लेक है, वहाँ हमने ट्रेनिंग की और उसके बाद फिर हम 2 महीने, 1 महीने छुट्टी पर गए और उसके बाद फिर हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच मुझे मिला था। उसके बाद आईएनएस वलसुरा, जामनगर, गुजरात हम गए और ट्रेनिंग करने के बाद फिर शिप में, रशियन क्लास शिप में हम ट्रेनिंग के लिए गए, आईएनएस रणवीर में। इस तरह से हमारा करियर भारतीय नौसेना में शुरू हुआ। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और अभी जो है डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी सर। सर थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। एंड आप अपने बारे में प्लीज बताइए। आप जो है एक्स एयरफोर्स ऑफिसर, तो हवा में जो है आप देश की रक्षा करते हैं। तो सर प्लीज आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसमें शामिल किया। माय प्लेजर। देखिए, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का एक गीत है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊं। अब बिस्मिल के बारे में कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माता-पिता जी टीचर थे, तो अध्यापक थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि उनका 3 बेटों में से 1 बेटा वायुसेना, जल सेना, कहीं किसी सेना में जाकर देश की सेवा करे। तो बड़े भाई मेरे थे, उनको 2 बार उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन माताजी ने जाने नहीं दिया। तो मैं सबसे छोटा था, तो थोड़ा समय बीत चुका था और वायुसेना में जब कानपुर से मेरा सिलेक्शन हुआ टेक्निकल में, तो फिर उस बार रोक नहीं पाई और मैं चला गया। मैं भी उपाध्याय जी की तरह ही ग्रेजुएशन कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से सन 1985 में, और वायुसेना में चला गया। और फिर मैंने 12 साल 2 महीने 20 दिन नौकरी की है, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी सारी पढ़ाई वहीं की थी वायुसेना में। और फिर मुझे गोवा यूनिवर्सिटी में अध्यापक की नौकरी मिल गई, तो मैं छोड़कर चला गया। तो इसमें मेरे माता-पिता का बड़ा रोल रहा है कि मैंने क्यों जॉइन की वायुसेना। और पिताजी चाहते थे कि मैं देश के लिए एक तो बेटा जाए, और मैं उनकी भावना को पूरा कर सका। जी जी जी। थैंक यू सो मच, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो सर मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी एक एक करके कि आपने इतना सारा वक्त जो है आपने जो है देशभक्ति के लिए किया है, देश के लिए किया है, समर्पित किया, अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर दी है। तो ऐसा जो है डेफिनेटली ऐसा कोई मोमेंट होगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा जो बहुत ही यादगार होगा, जो आप जो है हमारे अभी जुड़ गए हैं ऑडियंस, तो आप उनको प्लीज कुछ बताना चाहेंगे। कोई एक इंसिडेंट जो बहुत ही इंस्पायरिंग हो, जो आपके दिल के करीब हो सर। तो सुबेदार जी सर, आप प्लीज बताएंगे सर।
मैं सेना के अंदर ऐसे मौके बहुत ज़्यादा आते हैं जिनमें इंसिडेंट होते ही रहते हैं जी जी। जी और हर पल एक विशेष होता है। जो पल सामने आता है वही विशेष लगता है उस टाइम पर, लेकिन फिर भी कुछ पल ऐसे होते हैं जो उसके दिल में गड़े रहते हैं। मैं सबसे पहले जब अपने सेना में ज्वाइन करने के बाद फील्ड एरिया में गया था, मुझे साइचिन ग्लेशियर में ऑपरेट करने का मौका मिला था 1984 में। साइचिन ग्लेशियर में मेघदूत ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पर। वो स्थिति ऐसी स्थिति थी कि एक तो हम नए थे, घर का माहौल था, सिविल में रहे थे, और एकदम से ऐसे माहौल में जाता है तो घबराहट भी होती है और डर भी लगता है, एक तरफ से जोश भी आता है। उस टाइम जी ऐसा लगता था, क्योंकि हम यंग थे, न कोई चिंता थी न कुछ था, घर वालों का भी कोई उतना लिंक नहीं रहता था। हमारे टाइम में तो 15 दिन 20 दिन के बाद एक चिट्ठी पहुंचती थी, उससे हमको खबर मिलती थी कि घर वाले ठीक हैं। और जब कोई जी बीमारी का मैसेज भी आता था, तो जब वो चिट्ठी पहुंचती थी तब तक बीमारी ठीक हो गया, सब कुछ हो गया होता था, हमको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी 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 जी। इसीलिए हमारा यस केवल ध्यान ये हो रहता था कि करो या मरो, जी करो या मरो। दो ही वर्ड हमारे मन में आता था कि हमने कुछ करना है, और उसमें जो कुछ भी होगा कोई डर नहीं होता था। -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमने ऑपरेट किया। ओहो मैं एक मिसाइल यूनिट से था, मुझे एक पाकिस्तान का एक ब्रिज डैमेज करने के लिए, वहां पर क्लाइमेट की वजह से कोई ऐसा गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई भी चीजें अपनी पहुंचाने वाली जगह पर नहीं पहुंचती थी, और न ही ऑक्सीजन का कुछ ऐसा साधन था। आज तो सब कुछ है, वैसे सेना में काफी डेवलप हो गया है, साधन बड़े अच्छे हो गए हैं। उस टाइम तो हम नॉर्मल जो ऑपरेटिंग क्लॉथ होता है उसी को पहन के, उसी ऊन के दस्ताने से ही अपना यूज करते थे। जैसे जी ही सर मैं एक मिसाइल ऑपरेटर था, मिसाइल जैसे ही मैंने दागी, वो मिसाइल गुरुत्वाकर्षण की वजह से और वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से वो अपना पाथ न पकड़ के डाउन हो गई। ओ बिल्कुल वो ग्राउंड अप हो गया, नहीं किया। फिर दूसरा दागा, वो भी नहीं हुआ। इतने में पाकिस्तान की तरफ से इतना ज्यादा फायरिंग मूवमेंट हुआ कि मेरे बाल कलावा के ऊपर से 3 राउंड चले गए। ओ 3 राउंड जाने के बाद भी मुझे मेरे शरीर पर कोई क्रॉस नहीं आई। वो समय मैं आज भी याद करता हूँ कि मैं अपने को बहुत धन्य समझता हूँ उस परम पिता परमेश्वर की वजह से। यस यस तो ऐसे ऐसे मोमेंट तो हमारे जिंदगी में हर पल पे आते हैं। फिर वो जी लगातार जी चलते रहे, अनेक ऑपरेशन अटेंड किए। मेघदूत ऑपरेशन फर्स्ट था, उसके बाद ऑप टेंडेंट किया, उसके बाद कारगिल युद्ध में भी गए, बटालिक सेक्टर में हुआ करता था उस टाइम पर। रेगिस्तान का तो हुआ ही हुआ, कच्छ और रण कच्छ का। तो मेरा जी ये जी सब तो बहुत खास मुझे शायद किया कि मैं भगवान को हमेशा याद करता हूँ कि उसी की बदौलत मैं आज यहाँ तक हूँ और अभी भी जिंदा हूँ। बहुत बढ़िया। जी 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 वो मोमेंट मेरे से भूला नहीं जाता। इवन कई बार अब भी, जबकि 15-16 साल रिटायर हो गए हैं, सपने में भी कई बार मैं उठ जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं परेड से लेट हो गया हूँ, या कुछ इस तरीके का हमारे जीवन में चलता ही रहता है। कहीं जी जी जाना जी है, मैं घड़ी में अलार्म नहीं रखता, वो पता नहीं ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। फिर ऐसा होता है कि मैं सेना की परेड में जाना है मुझे, मैं लेट हो गया हूँ, छुट्टी से लेट हो रहा हूँ, एकदम से नींद खुलेगी, देखता हूँ अरे यार मैंने जाना है, मैं कपड़े पहनता हूँ चले जाता हूँ।
मतलब इस टाइप का अभी भी मेरे जीवन में वही चीज चलता आ रहा है। जी, जी, जी। आई एम श्योर बहुत तो सारे ऐसे किस्से होंगे। थोड़ी समय की पाबंदी है हमारे पास, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी, नहीं अभी जो है, ये जरूर आपका तो टाइम पे आपने जरूर हमें टोकना चाहिए, क्योंकि हमारे तो यदि जी, एक जी, कहानी शुरू होती है तो वो कहानी खत्म जी, ही नहीं जी, होती है, जी जी खत्म ही यस, नहीं हो यस, यस। सकती हमारी कहानी। ज़रूर हम आपसे जो है फिर से जुड़ेंगे इस बारे में और बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहेंगे। तो अभी हम जानना चाहेंगे उपाध्याय जी सर, सर आप आपका जो है मेमोरेबल बताइए मोमेंट। जी। पहले तो मैं डॉक्टर रवींद्र कात्यायन जी की बात से ही आगे शुरू करता हूँ। मैंने जी, 1986 में एयरफोर्स की परीक्षा दी थी लखनऊ में बक्सी का तालाब में, जी और जी पहली परीक्षा में पास कर चुका था। और उस समय हमारे पिताजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे, स्टेट गवर्नमेंट में उत्तराखंड में। तो उनको एलटीसी मिला हुआ था, तो हमारा पूरा परिवार कुंभ के मेले में आया था हरिद्वार। तो वो मई में मुझे ज्वाइन करना था। पहला परीक्षा पास करके मुझे बक्सी का तालाब में परीक्षा पास करके मुझे चकेरी, कानपुर के पास एक कानपुर। एयरपोर्ट स्टेशन है, तो वहाँ जाना था दूसरी परीक्षा के लिए। तो लेकिन हम लोग 5-6 दिन लेट हो गए घर आने में कुंभ के मेले से, तो वो डेट मेरी मिस हो गई। तो इस तरह से मैं पहली बार एयरफोर्स में भर्ती होते-होते बचा। पहली क्योंकि मुझे लगता है मुझे रोजी-रोटी जो है मुझे नेवी की खानी थी, नेवी के ब्रेड खाने थे मुझे, इसलिए मैं एयरफोर्स में भर्ती नहीं हो पाया। 2 साल, फिर 2 साल के बाद फिर कर्नल साहब के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से फिर मैं नेवी में गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जहाँ की रोटी खानी होती है वहाँ आप पहुँचते हैं, तो वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और मैं क्योंकि सीपीएमटी की परीक्षा दी थी, नहीं हो पाया था, डॉक्टर नहीं बन पाया था, तो मेरे मन में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि मुझे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो इसलिए फिर मैंने नेवी में रह के पढ़ाई जारी रखी और बीए मैंने किया। और फिर मैं 13 साल यहाँ मुंबई में था, शिप के ऊपर, वॉरशिप में था मैं। तो फिर मैंने बीए प्राइवेट किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए किया और पीएचडी किया। और 97 में जब आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो भारतीय जो हमारी ये है रक्षा मंत्रालय है, उसने एक स्कीम निकाली थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कि जो सर्विस में रह के एमएड करेगा उसको 20,000, एमफिल करेगा 25,000, पीएचडी कर लेगा 30,000 रुपये का कैश अवार्ड मिलेगा। तो उस स्कीम के अंतर्गत नेवी से मैं पहला आदमी था जिसको हमने कारगिल में भी उस समय, जैसे चाचा जी ने बताया सूबेदार साहब ने, कि उन्होंने तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, लेकिन परोक्ष रूप से हमारे भी कुछ 2-3 कमांडो, जिनको मार्कोस कहा जाता है, आर्मी के कमांडो को ब्लैक कैट कहते हैं और हमारे नेवी के कमांडो को मार्कोस कहते हैं, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो कहलाते हैं। तो हमारे मार्कोस भी कुछ वहाँ पर गए थे प्रत्यक्ष रूप से, और हमको उस समय पूरा जो कोस्टल एरिया है उसकी सुरक्षा की हमको जिम्मेदारी दी गई थी। तो हमारे शिप को उस समय बॉम्बे हाई का जो एयर सॉरी जो ये इसका रिग है, ऑयल का रिग है, बॉम्बे हाई में जो तेल का भंडार है, उसकी सुरक्षा का की जिम्मेदारी हमारे शिप को दी गई थी। तो उसमें हम उसमें 40-50 दिन हमने डे नाइट ड्यूटी की कारगिल ऑपरेशन में। जैसे कि बताया सूबेदार साहब ने, एयरफोर्स ऊपर से कवर दे रही थी और नीचे से आर्मी जो है अपना इन्फेंट्री और जिसमें अपना बोफोर्स गन लेके जो है आर्टिलरी आगे बढ़ रही थी। 45 डिग्री एंगल में उन्होंने बैरल को लेके, फिर उन्होंने कारगिल हिल के ऊपर जो फौज बैठी थी पाकिस्तान को, उनको ऊपर से एयर कवर दिया गया, नीचे से बोफोर्स गन के सहारे आगे एयरफोर्स और आर्मी का तो डायरेक्ट वहां पर इन्वॉल्वमेंट था उस ऑपरेशन में। लेकिन नेवी ने पूरे कोस्टल एरिया को उस समय उसकी सुरक्षा और संरक्षा की जो गारंटी जो थी उसने ले रखी थी यहाँ। तो इस तरह से हम लोग भी 40-50 दिन हमने डे नाइट पेट्रोलिंग की। और बॉम्बे में जो महत्वपूर्ण आर्थिक ठिकाने हैं और जो ठिकाने हैं हमारे यहाँ संवेदनशील ठिकाने हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उनको अलग-अलग जहाज़ों को, अलग-अलग शिप्स को उनकी सुरक्षा का कार्यभार सौंपा था। और भारतीय नौसेना में हमारे यहाँ 3 विंग होती हैं। एक अंडर वाटर विंग होती है जिसमें सबमरीन ऑपरेट करती हैं। सबमरीन भी अलग-अलग तरह की होती हैं।
और फिर शिप होते हैं सरफेस विंग में, उसमें भी शिप अलग अलग प्रकार के होते हैं, और फिर एयर विंग होती है जिसमें हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं और एयरक्राफ्ट भी होते हैं, लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं। तो इस तरह से मैं सरफेस विंग में था शिप में। फ्रिगेट क्लास में मैंने रशियन क्लास में जो एसएनएफ क्लास कहलाते थे, सोवियत नेवल फ्रिगेट, उस समय तो यूएसएसआर पूरा देश एक ही था, बाद में वो अलग हुआ। तो सोवियत नेवल फ्रिगेट क्लास के जो शिप थे, हमारे यहाँ आर क्लास शिप कहते थे उनको। तो रणवीर में, आईएनएस रणवीर में मैंने शिप ट्रेनिंग की, और फिर आईएनएस गंगा में मैंने 3 साढ़े 3 साल नौकरी की, और वहीं से हमने कुछ विदेश यात्राएं भी की। जी। ग्रेट। तो अभी हम डॉक्टर रविंदर जी से जानना चाहेंगे कि सर आप बताइए कि अपने बारे में आपका कोई मोमेंट। देखिए, सेना में जाते हैं, जैसे कि सूबेदार साहब ने कहा कि हर पल एक लड़ाई है। जी एक लड़ाई अपने से है और एक लड़ाई मौसम से है, एक लड़ाई दुश्मनों से है। अपना सर्वाइवल इसलिए कि हम नए नए जब जाते हैं तो उस माहौल में ढलना, उस जीवन शैली को स्वीकार करना, उसमें बिल्कुल पारंगत होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे शुरू की ट्रेनिंग में हो जाते हैं। दूसरी लड़ाई है तो दुश्मनों से है, तो उसके लिए वायुसेना हमेशा अपनी सीमाओं की रक्षा करने को तत्पर रहती है। और ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं कि जब हम लोग बिल्कुल आए ही और हमेशा रहते हैं कि 2 शिफ्ट में ही काम करना होता था, कि यानी बस अलर्ट ही है और कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैं चूँकि रडार में था, तो हम लोगों का काम था कि रडार अच्छी तरह चलते रहें और कोई भी दुश्मन का जहाज़ आ न सके नहीं आना और चाहिए। हमारे जहाज़ अच्छी तरह उड़ सकें। तो ये तो हमेशा रहा ही है, और मैं बहुत ही सेंसिटिव जगहों पर रहा हूँ, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिट्स वगैरह हैं पंजाब में रडार्स ओ, की, तो उनमें रहा हूँ, लेकिन उनके नाम वाम तो नहीं हम बता सकते। जी लेकिन बिल्कुल एक बिल्कुल। एक याद हमें बहुत बड़ी घटना है जो शायद आप सब जानते हैं, कि पुरुलिया में जो हथियार गिराए गए थे सन दिसंबर 95 में। मैं यही मुंबई मड आइलैंड में था, और पुरुलिया में एक विदेशी विमान उसने कॉफिन्स में बड़े बड़े AK-47 और बहुत सारे बम गोले सब नीचे बिल्कुल लो लेवल में आकर गिराए थे, और वो वहाँ से भाग निकला था। फिर वो मद्रास गया, मद्रास में उसने रिफ्यूलिंग की, और वहाँ से फिर वो भागकर निकल रहा था। तो हम लोग मुंबई में जो थे, मैं तो नाइट ड्यूटी में था उस समय। जैसे ही पता चला, हम लोगों ने तुरंत उसको फोर्स लैंडिंग कराया। पुरुलिया का वो विमान मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। उसके जो सारे क्रू थे वो हालांकि निकल गए, क्योंकि किसी को इतनी जल्दी समझ में नहीं आया कि इनको रोकना है। लेकिन वो केस बहुत अंतर्राष्ट्रीय बना, और उसके बाद में 10 साल बाद जो उसका पायलट था उसको पकड़ा गया और उसको सज़ा भी हुई। तो ये केस मुझे हमेशा याद आता है कि अगर हम लोग थोड़ी सी भी सतर्कता न बरतें। और इसी तरह से और भी, जब जो पंजाब में मैं जब रहा हूँ, सन 86 से 90 तक मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो वो तो बिल्कुल बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर ही थे हम लोग। तो प्रतिदिन ऐसा कुछ न कुछ होता था जिसके लिए हम लोगों को हाई अलर्ट करनी पड़ती थी। तो ये फ़ौज में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती ही हैं, और हमारे पायलट हैं, उनके लिए हम सब लोग पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, तो देश की जी रक्षा जी कर पाते हैं। जी। जी जी जी। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने सर कि हर एक पल जो एक जंग का मैदान की तरह ही रहता है। बिल्कुल। और आप सब जो है इतना देशभक्ति आपके अंदर जो है, तो वो आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगी कि देशभक्ति क्या है एग्जैक्टली आपके हिसाब से। और आपने बहुत सारे पर्सनल सेक्रीफाइसेस किए होंगे आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ को रिलेटेड आपने जो है पर्सनल लाइफ को छोड़ के आपने जो है देश की रक्षा किया है। इतना साल आपने जो है देश को दिया है। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो कैसे आपने बैलेंस किया है उस चीज को। और देशभक्ति आपके हिसाब से क्या है सर? तो डॉक्टर सॉरी CP उपाध्याय जी सर, आप प्लीज बताएंगे। मैडम, जैसे देशभक्ति तो एक विशेष चीज है, सब कुछ उसी के अंदर आता है। क्योंकि हर व्यक्ति, भले ही वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसके अंदर देशभक्ति होती ही है, लेकिन उसका करने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करते हैं, तो उसमें भी कुछ उनका अंश देशभक्ति के लिए भी जाता है। लेकिन जो सेना के अंदर
लोगों का एक जज्बा होता है, वो संपूर्ण रूप से, भले ही वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या आर्मी का हो, वो पूर्ण रूप से देशभक्ति में समर्पित हो जाता है। उसके दिल में ये भाव नहीं रहते हैं कि मेरा कोई पीछे है देखने वाला या कोई मेरे ऊपर आश्रित है जिसको मुझे देखभाल करना है। ये चीज वो पल उसे बिल्कुल हट जाते हैं अपने दिमाग से जब वो वहां पर होता है। केवल उसका कंसंट्रेशन उसी पर होता है कि जो उसको टास्क मिला है। सही। सबसे बड़ी मैंने एक देखा है, क्योंकि साथियों को भी देखा है और हम लोग भी अपने साथ तो करते थे, उन हम लोगों के बीच में कभी भी ऐसा नहीं रहता था कि अभी मेरे घर वाले हैं या वो है, कोई ऐसा नहीं। केवल यही आता था कि ये हमें टास्क मिला है, ये यहाँ पर यदि हमारा ये काम नहीं हुआ तो इससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हमारी जो पब्लिक है वहां पर वो बिखर सकती है। जी जी तो जी उनका एक कॉम्बिनेशन देशभक्ति में सबसे अच्छा वो आता है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हर एक आदमी, हर एक डिपार्टमेंट, सबका एक दूसरे के साथ लिंक है। जिस तरह से चेन का लिंक समझिए आप, जब जुड़ा रहता है तभी वो घूमता भी है। उसी तरह से हर एक सेना का हर एक अंग जब जुड़ा होगा, चेन की तरह चलेगा, तभी वो चीजें सक्सेस हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। जी जी, जरूर सर। और बहुत ही ज्यादा उसका वो रहता है हम लोगों के आपस में कि एक दूसरे के प्रति हमारा लोगों का साथ रहना, साथी वही हमारे घर वाले होते हैं, वही हमारे भाई बंधु होते हैं, वही हमारे रक्षक होते हैं, वही हम लोग सब आपस में ही वहाँ करते हैं। वहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार या कोई इस तरह की कोई चीज नहीं होता जो हमें सपोर्ट करता हो। वो सब अलग अलग जगह से होते हैं। एक उन इतने पूरे भारतवर्ष के हर जाति के, हर इलाके के, हर कल्चर के लोग एक साथ मिलकर एक काम को करते हैं। सबसे बड़ी देशभक्ति में वो समझता हूँ, जी जी, क्योंकि वो बहुत ही देश के सही लिए बात हर कही। समय मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। उनको कभी भी कुछ कहो तो गए जी सर, चलो सर, बस वही होता है। उनको ये नहीं होता है कि नहीं सर इसमें, जैसे मैंने आमतौर पर देखता हूँ बाहर कि उस पर तर्क वितर्क चलते हैं, नहीं इस रास्ते से जाएंगे तो कांटे चुभेंगे, इधर से जाएंगे तो आराम होगा, वहां चाय मिल जाएगी। इस टाइप का कोई आर्गुमेंट नहीं होता है उसके अंदर। ये पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। जी 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 इसलिए सबसे बड़ा जज्बा एक सैनिक जीवन में, सैनिकों के जीवन में यही होता है कि वो सबसे बड़े देशभक्त कहलाते हैं। वैसे देशभक्त तो सभी हैं, सब काम करते हैं, कुछ न कुछ योगदान जरूर होता है उनका, लेकिन उनका कोई आगे पीछे सोचने की क्षमता नहीं रहती है। केवल अपने टास्क पर ही उनका एक फोकस होता है बस। जी जी। यस यस, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि एक जो है, एक ही फोकस रहता है कि बस हमें देश की रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी तो हो जाए उसमें उसका कोई चीज नहीं आता बीच में, कोई भी चीज। यस यस यस। सो डॉक्टर उपाध्याय जी सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से पेट्रियटिज्म क्या है और कैसे आपने बैलेंस किया है? जी, मेरे ख्याल से देशभक्ति केवल वर्दी पहन के नहीं हो सकती है। ये एक जैसे कि सूबेदार साहब ने बताया कि ये भी एक शैली है देशभक्ति की। लेकिन इसके अलावा भी और भी शैलियाँ हैं देशभक्ति की। सिविल में रह के अगर कोई डॉक्टर का काम कर रहा है, चिकित्सा का काम कर रहा है, कैंसर का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो कैंसर के रोगियों को ठीक कर रहा है अपनी विद्या से और अपने अध्ययन से और अपने अनुभव से, तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। अगर कोई इंजीनियर है, अगर वह कोई पुल बनाता है हमारी नदी में, या कोई एक फ्लाईओवर बनाता है हमारे शहर में, या कोई एक सरकारी बिल्डिंग बनाता है, तो ईमानदारी से अगर बनाता है तो वो भी एक प्रकार की देशभक्ति है। इसी तरह से कोई वकील अगर कोई सत्य के लिए जो है, सत्य और न्याय के लिए
अपना आर्गुमेंट कर रहा है और अपने पक्ष को जिताता है, तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। मतलब सिविल में भी अगर कोई एक उद्योगपति अच्छा उद्योग धंधा कर रहा है और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है, एक वैज्ञानिक जो दिन-रात लैब में बैठ के दिन-रात बिना किसी विज्ञापन के, बिना कोई ढोल बजाए हुए दिन-रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं प्रयोगशालाओं में बैठ के, और हमारे देश को, हमारे राष्ट्र के निर्माण में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अभी हमने देखा इसरो के वैज्ञानिक हैं, जो एलीट क्लब था हमारे दुनिया का, वो जहाँ नहीं पहुँचा वहाँ हमारे इसरो के वैज्ञानिक पहुँच गए, साउथ पोल में मून के। तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। इससे भी हमारे, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण हो रहा है और देश की आर्थिक प्रगति हो रही है और सामरिक सुरक्षा हो रही है इन कार्यों से वैज्ञानिकों के। तो मैं समझता हूँ वैज्ञानिक का काम भी, क्योंकि हमारे यहाँ सेना के लिए अभी जो स्वदेशी का जो मामला चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें हमारे देश में हमारी आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए जो स्वदेशी जो रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं, इसमें हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, और सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में, हमारी आर्थिक प्रगति में, और हमारी सामाजिक प्रगति में जो योगदान है हमारे वैज्ञानिकों का भी कम नहीं है। मैंने पिछले बार जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, तो एक पुस्तक का एक संपादन किया है, भारत के 75 वैज्ञानिकों की। उसमें शुरू से मेधातिथि से लेके आर्यभट्ट से लेके रामानुजाचार्य से लेके सुश्रुत हैं उसमें, और चरक हैं, और उसमें पतंजलि हैं, वहाँ से लेके आज तक के जो वैज्ञानिक हैं हमारे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब तक, 75 भारत के महान वैज्ञानिकों की एक जीवनी का एक पुस्तक का संपादन किया है। तो जो हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं उनमें कम से कम वैज्ञानिक बनने का जज्बा उससे पैदा होगा, एक प्रेरणा मिलेगी कि एक वैज्ञानिक को कितना संघर्ष करना पड़ता है वैज्ञानिक बनने के लिए। आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद वे लोग दिन रात प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तब जाके कुछ नए शोध कार्य होते हैं और हमारा देश जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और इसरो के जैसे वैज्ञानिक हमें फिर इतना अच्छा पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो मुझे लगता है सिविल में जो अलग-अलग विभागों में जो काम कर रहे हैं वे भी एक प्रकार की, उनका कार्य भी अपने आप में एक देशभक्तिपूर्ण कार्य है, बशर्ते कि वे अपने काम को बड़ी ईमानदारी से और बड़े सत्यनिष्ठा से करें। उनका अगर इरादा नेक हो और सकारात्मक सोच हो, इंटेंशन अगर उनका प्योर हो और थिंकिंग पॉजिटिव हो, तो हम कोई भी कार्य करें तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह हमारे राष्ट्र निर्माण में ही योगदान देता है। तो देशभक्ति के कई अलग-अलग प्रकार की शैलियाँ होती हैं, तो आप किसी भी शैली को अपना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम यूनिफॉर्म पहन के ही देशभक्ति करें। जी, सिविल में रह के भी हम बहुत कर सकते हैं। यस, आपने बहुत ही सही बात कही सर। एंड आपने जो है अलग ही अपने पर्सपेक्टिव दिखाया हमें कि देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें यूनिफॉर्म पहनने से ही मिलेगा। हम जो है देशभक्ति किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डॉक्टर रविंद्र सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या है पैट्रियटिज्म? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो आप हमारे दोनों वेटरन साथियों ने कह दी हैं, फिर भी मैं कुछ बातें कहूँगा। देखिए, एक सैनिक है जो सुप्रीम सेक्रीफाइस करने को तैयार रहता है जी, और उसके लिए अपनी जान से ज़्यादा धरती की 1 इंच टुकड़े की ज़रूरत है, उसकी जिम्मेदारी वो निभाता है। और आपको पता है शायद कि आर्मी में कुछ ऐसे हमारे फौजी हैं जो मरणोपरांत भी आज भी उनको वर्दी पहनाई जाती है, उनकी साधना स्थल उनके बने हैं। और चीन की सेना पर ज़ांगला युद्ध में जो मेजर शैतान सिंह भाटी थे, तो आज भी उनको माना जाता है कि वे वहाँ ज़िंदा हैं और उनको बाद में प्रमोशन भी कई जगह दिए जाते हैं, कई उनके सम्मान होते हैं।
तो अगर हम ये कहें सैनिक के लिए, तो ये है कि उसकी जो देशभक्ति है उसके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। जनाब मंजुल मंजर लखनवी ने कहा है कि सरज़मी तेरी ये जो खौफ से थर्राई है, ये विदेशियों के लिए है जो दुश्मन है, कि जी सरज़मी तेरी ये जो खौफ से थर्राई है, तुझको औकात मेरे देश ने दिखलाई है, तेरे नापाक इरादों पे गिराकर बिजली, खाक में तुझको मिलाने की कसम खाई है। तो एक वाह फौजी कसम खाता है कि हम कभी भी तुमको तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे और नहीं हम होने तुम्हें देंगे। खत्म कर देंगे। अब अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा जो एक आम मनुष्य किस तरह से सोचता है, तो देखिए देश से प्यार होना ही देशभक्ति है। और वो प्यार, जैसे कि उपाध्याय जी ने कहा, वैज्ञानिक हो, लेखक हो, इतिहासकार हों, हमारे जो डोमेस्टिक वर्कर हों, जो छोटे-छोटे काम करने वाले लोग हैं, आप देखिए जी कि उनसे कभी भी कुछ पूछो तो ये कहते हैं अपने देश की बात करते हैं कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में। ये क्या है? ये एक जज्बा है जो उन्हें अपनी धरती, अपने लोग, अपनी मिट्टी से जोड़ता है। शायद उनको ये भी नहीं पता हो कि प्रॉपर दुश्मन हमारे कौन है, प्रॉपर विदेशी कौन है जिनसे हमें डर है, लेकिन फिर भी उनको अपने देश का नाम आता है तो उसके लिए तैयार रहते हैं। यहीं जन्मे हैं, यहीं मरेंगे, इसी धरती के लिए लड़ेंगे। इसी तरह से लोग जज्बा दिखाते हैं। इसके लिए श्री कृष्ण सरल ने कहा है कि जिसे देश से प्यार नहीं है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। और जीने को तो पशु भी जीते अपना पेट भरा करते हैं, कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वे अंततः मरा करते हैं। ऐसे जीवन और मरण को होता ये संसार नहीं है। ऐसी ज़िंदगी और ऐसी मौत हमें जीने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, जो सिर्फ़ पशुओं की तरह, चिड़ियों की तरह, पक्षियों की तरह हम पेट भरने के लिए पैदा हों। मानो वो है जी स्वयं जिए जो और दूसरों को जीने दे, जीवन रस जो खुद पीता वह उसे दूसरों को पीने दे, साथ नहीं दे जो औरों का, क्या वो जीवन भार नहीं। हमेशा कहा गया है कि जो एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर चल नहीं सकते, चाहे सिविल लाइफ हो, चाहे मिलिट्री लाइफ हो, एक दूसरे का साथ, प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व और सद्भावना, मिलजुल कर रहना, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है देशभक्ति हमारे अंदर नहीं है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ फौजियों के लिए नहीं है, देश के हर व्यक्ति के लिए है। और ऐसी कितनी यस जो है स्थितियाँ आई हैं, आप सब जानते हैं कि सिविलियन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अपना बलिदान दिया है। और वो एक जी जो पागी था, जो ऊँटों के खुर से पहचान लेता था, कि खुशबू से पहचान लेता था कि दुश्मन किधर से आने वाला है, जिसको हमारे आर्मी के जनरल भी उसको महत्व देते थे, तो वो सिविलियन ही था। ऐसे बहुत सारे सिविलियन हैं, ऐसे कितने सारे हमारे जासूस हैं जिन्होंने जाकर, सिविलियन जासूस हैं, विदेशों में 25 साल 20 साल जेलों में रहे और आकर जो है उनको भले कुछ न मिला हो यहाँ आकर, लेकिन फिर भी जी उन्होंने जो देश के लिए किया उसका सम्मान हम करते हैं। तो इसलिए हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को अपनी-अपनी तरह से प्यार करें। जी 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 बहुत ही बढ़िया सर कहा आपने कि हर एक की ड्यूटी है। एंड आई एम श्योर कि अभी जो है हमारे सेशन जो भी देख रहे हैं तो बहुत सारे यंग लोग होंगे, यूथ लोग होंगे जो अभी जो है आगे बढ़ने के लिए सोच रहे होंगे, देशभक्ति के लिए कुछ करना चाहते होंगे, शायद वो नेवी में ज्वाइन करना चाहते हो, शायद आर्मी में या फिर एयरफोर्स में। तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सीपी उपाध्याय जी सर, प्लीज। यूथ हमेशा हमारे लिए एक विशेष रहा है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि यूथ ही आगे बढ़ के एक महान बन सकता है, वो होता है। उसको आगे बढ़ाना ही हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उसको प्रोत्साहित करते हुए उसके मिशन पर आगे पहुंचाएं। भले ही वो किसी भी क्षेत्र के लिए जा रहा हो, वो सिविल में जा रहा हो या सेना में जा रहा हो, सेना के किसी भी अंग में जाने की सोच रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक जोश और उमंग अपने देश के लिए होना चाहिए और वो आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकता है, अपने देश को बचा सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। इसलिए हर एक यूथ को, वो किसी भी क्षेत्र में हो,
अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक लेते हुए हर एक चीज को उसे सूक्ष्मता से देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भले ही वो हमारे समाज में सफाई का अभियान हो, भाईचारे का अभियान हो, या एक दूसरे से मिलजुल कर आगे बढ़ने का अभियान हो, उसमें वो बचपन से ही सक्रिय रहें और समय आने पर वही चीज उनको आगे बढ़ाएगी और हर क्षेत्र में वो कामयाब होंगे। उनके केवल सकारात्मक, मुख्य तौर से सकारात्मक दृष्टि होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यस यस, डेडिकेशन और पॉजिटिविटी से हम लोग जो है कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही आपने अच्छा मैसेज दिया है। डॉक्टर उपाध्याय जी सर, आप प्लीज बताइए। जी, हमारे जो युवा हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बार बार कि हमारे युवा जो हैं हमारे आने वाले भविष्य, हमारे जो भारत का भविष्य है इसके कर्णधार हैं। और नई पीढ़ी है, ये यूथ हैं, युवा हैं जो हमारे भारत को आगे लेकर जाएंगे, अगली जनरेशन में लेकर जाएंगे, अगली पीढ़ी तक लेकर जाएंगे। तो बात ऐसी है कि आजकल हम देखते हैं कि सेना में बहुत सारे पद अधिकारियों के खाली रहते हैं और हमारे युवाओं में, विशेषकर जो महानगरों में रहने वाले युवा हैं, उनमें केवल आईआईटी में जाने का या आईआईएम में जाने का या एम्स में जाने का एक जज्बा रहता है। और हर एक व्यक्ति जो है या तो वो किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, सीईओ बनना चाहता है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने कॉलेज के विद्यार्थियों से बात करता रहता हूँ। तो ज़्यादातर विद्यार्थी हमारे विदेशों में चले जाते हैं, कोई हार्वर्ड चला जाता है, कोई ऑक्सफोर्ड चला जाता है, कोई कैम्ब्रिज चला जाता है, कोई ग्लासगो यूनिवर्सिटी में चला जाता है। कई विद्यार्थियों को हमने दर्जनों विद्यार्थियों को हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे चुके हैं विदेशों में पढ़ने के लिए जाने के लिए। और आज हमारे बिजनेस स्कूल के जो डीन हैं यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो डीन है बिजनेस स्कूल के, तो उसके हमारे एक्स स्टूडेंट ही हैं, प्रोफेसर श्रीकांत दातार साहब। तो जब वो लॉकडाउन से पहले बने थे डीन, तो उसमें भारत का तिरंगा झंडा एक हफ्ते तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में फहराया गया था। तो ये खबर जो है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी कि भारतीय व्यक्ति जो है बिजनेस स्कूल का डीन बना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है दुनिया में। तो उसके बिजनेस स्कूल के डीन, और वो हमारे यहाँ से मैथ्स, स्टैट्स और इको उनका कॉम्बिनेशन था बीएससी में। उसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से किया मास्टर डिग्री, और वहाँ जाके फिर उन्होंने हार्वर्ड में पीएचडी की और वहाँ प्रोफेसर बने, आज वो बिजनेस स्कूल के डीन बन गए हैं। तो उसके बाद उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे कॉलेज के, कम से कम 2 दर्जन लोग ऐसे हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, साइंस में बहुत लोग हैं, मेडिकल साइंस में बहुत हैं, इंजीनियरिंग में हैं, रिसर्च में हैं, और राजा रमन्ना जैसे लोग जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रहे साइंटिस्ट बड़े बड़े, तो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं उनसे जब बात करता हूँ नई पीढ़ी के लोगों से, तो ज़्यादातर लोग या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, वहाँ से एमबीए की डिग्री लेकर आना चाहते हैं। तो बहुत कम युवा ऐसे हैं जो कि सेना में जाना चाहते हैं, और सेना में जाके, क्योंकि सेना में आजकल बहुत अच्छा करियर है। और लेकिन यह है कि सेना में केवल आपको रिटन एग्ज़ाम पास करके नहीं, आपको फिजिकल परीक्षा भी पास करनी पड़ती है, मेडिकल परीक्षा भी पास करनी पड़ती है, ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजी टेस्ट से भी होकर गुजरना पड़ता है। तो कई सारी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, तब जाके एक व्यक्ति आर्मी में ऑफिसर बनता है, डिफेंस में ऑफिसर बनता है। तो यहाँ सिविल में क्या है, केवल रिटन एग्जाम पास कर लिया और काम हो गया आपका। लेकिन अगर मैं यही हमेशा संदेश देता हूँ नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को, से कहता हूँ मैं युवाओं से, कि अगर हर व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा, हर व्यक्ति आईआईटी और आईएम में ही जाएगा, एम्स में ही जाएगा, तो फिर हमारी सेना में अधिकारी कौन बनेगा, है ना? तो वहाँ भी तो जरूरत है अधिकारियों की, वहाँ भी अच्छे ब्रेन की आवश्यकता है। तो ये मैं बार बार मोटिवेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो एनसीसी चलती है सिविल में, कॉलेजेस में, और एनएसएस की यूनिट चलती हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि जो सिविल के जो विद्यार्थी हैं उनको वो कल के भविष्य के लिए सेना के साथ जोड़ सकते हैं। तो जो एनसीसी और एनएसएस का जो कार्य है हमारे कॉलेजेस में, ये एक सेतु का निर्माण कर रहा है, और ये हमारे सिविलियन
युवाओं को सेना के साथ जोड़ने के लिए बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा एक माध्यम है एनसीसी और एनएसएस। तो बात ऐसी है कि जो सेना में इतनी सेना में पद खाली हैं, मैं अभी भी कहूँगा इस मंच के माध्यम से युवाओं से कि आप कृपया सेना में अधिकारी बनने की कोशिश कीजिए और वहाँ भी आपका भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना कि सिविल में है। और आपको एक देशभक्ति का वहाँ एक अलग ही जज्बा, अलग ही साइकोलॉजी आपको वहाँ आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, अलग अलग एक मनोविज्ञान से एक अलग प्रकार के भावनात्मक लगाव से आप गुजरेंगे सेना में कार्य करते हुए। तो ये जी बहुत जी ज़रूरी है नई पीढ़ी के लोगों के लिए कि वो सेना में भी जाएँ। सिविल में ये बात सच है कि यहाँ थोड़ा आराम की नौकरी है, आराम की ज़िंदगी है। वहाँ थोड़ा-सा शारीरिक कष्ट तो होता ही है और लेकिन उसकी बदौलत हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आज भी मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता हूँ सवेरे। हमें तो 2 घंटे लोकल ट्रेन में गुज़ारने पड़ते हैं बम्बई में। 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में हमारे 4 प्रोडक्टिव आवर जो है लोकल ट्रेन में खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हमें जल्दी जी उठना पड़ता है, लेकिन हमारी जो आदत बन गई है वो सेना ने जो हमें अनुशासन सिखाया है, सेना ने हमें जो समय का प्रबंधन सिखाया है और सेना ने जो परिश्रम करना सिखाया है। यहाँ हम किताबों में पढ़ते हैं श्रम देवता की उपासना आचार्य विनोबा भावे जी का है। लेकिन ये चीज़ें हमने सेना में हम करके आए हैं। यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट यहाँ एमबीए के कॉलेजेस में सिखाया जाता है, एमबीए में सिखाया जाता है, मैनेजमेंट के कॉलेजेस में, वो टाइम मैनेजमेंट हम करके आए हैं। हमने एक तरफ सेना में मतलब कारगिल ऑपरेशन में भाग लिया है और दूसरी तरफ पीएचडी की है, जिसके लिए हमें 30,000 का कैश अवार्ड मिला है रक्षा मंत्रालय से। तो ये टाइम मैनेजमेंट हमने हालाँकि मैंने 1 साल का डिप्लोमा भी किया था क्वालिटी मैनेजमेंट में, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हम ने प्रैक्टिकली किया है। पढ़ा नहीं है टाइम मैनेजमेंट को, बल्कि हमने व्यावहारिक दृष्टि से टाइम मैनेजमेंट को सीखा है वहाँ, प्रैक्टिकली सीखा है जी जी और उसका जी फ़ायदा आज हमें सिविल में भी होता है। जी, और इसी यस बात पर मुझे डॉक्टर रवींद्र कात्यायन जी ने बहुत सारी कविता की पंक्तियाँ सुनाई, तो एक मुझे भी पीढ़ी के लिए याद आ रही है। मनुष्यता एक कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जी, ये सुप्रीम सैक्रिफाइस की बात कर अमेजिंग रहे थे रविंद्र कात्यायन साहब, तो मुझे एक याद आ गई मनुष्यता कविता की मैथिली शरण गुप्ते जी की। जी जी, जी ग्रेट जी, ग्रेट ग्रेट आपने सही बात कही सर और बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी को भी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो प्लीज आप हमारे साथ जो है 3 लीजेंड्स हैं अलग अलग फोर्सेस के तो प्लीज आप उनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे भी डीएम कर सकते हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप जो है मैं तो आर्म फोर्सेस में नहीं जा पाई हूँ बट आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ट्राई दिस एंड आई एम श्योर कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा कोई भी आप आर्म फोर्सेस में ज्वाइन होंगे तो डॉक्टर रविंद्र सर जी आप प्लीज बताइए आपके हिसाब से आई एम श्योर जी कि जी थोड़ा जी सा शॉर्टेज है टाइम का बिल्कुल बट शॉर्ट प्लीज में बताता हूँ। जी 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 देखिए मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ कि आजकल वो सेल्फ ऑब्सेस्ड ज़्यादा हैं कि अपने को बहुत ध्यान रखते हैं ग्रूमिंग पर और पर्सनल चीज़ों पर, लेकिन बाकी के लिए नहीं। तो मैं आपसे ये कहना यस चाहता हूँ कि हमें जो हम प्रेम करते हैं एक दूसरे को, तो सबसे पहले प्रेम कैसे कि सबसे पहले आप अपने को प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा है। तो लव योरसेल्फ, दैट इज़ यस फर्स्ट स्टेप। दूसरा करेक्ट स्टेप है कि आप अपने परिवार और दोस्तों को भी प्यार करते हैं। वो एक आपका दूसरा सर्कल बनता है जो आउटर सर्कल है। और तीसरा आपका जो सर्कल है वो है आपका प्रोफेशन और जॉब या करियर, कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी आप उस जगह को प्यार करते हैं। अगर आप नहीं प्यार करेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, गाली देंगे, कौन सी नौकरी मिल गई, कैसे आ यस गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। तो आपको ये करेक्ट 3 तो सर्कल हैं। और जो चौथा बड़ा सर्कल है, लव योर कंट्री, लव योर लैंड। तो साथियों करेक्ट अगर आप अपने देश को चाहते हैं तो आप अपने देश के लिए जहाँ भी जिस स्थिति में हैं उसे प्यार करते हैं, तो आप उसके लिए कुछ सकारात्मक कुछ अच्छा करेंगे। उपाध्याय जी ने जैसा कहा और दूसरे हमारे सूबेदार साहब ने कहा कि अगर जी आपको
कुछ जीवन में नया करना है, कुछ एडवेंचरस चाहिए, कुछ देश के लिए आप वाकई सार्थक ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको धन तो है ही सब जगह, वो कोई कमी नहीं है आजकल, मान सम्मान मिले, इज्जत मिले और आपको संतुष्टि मिले कि आपने अपनी धरती के लिए, आप सन ऑफ द सॉइल हैं, आपने कुछ किया, तो वो जज्बा अगर आप में है, आप अगर ऐसी इक्विपमेंट्स, ऐसी मशीनरी, ऐसे जहाज और ऐसी शिप्स के ऊपर काम करना चाहते हैं जो सिविल में कोई देख नहीं सकता है, उनके लिए वो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप फौज को ज्वाइन कीजिए। देखिए जो देश की धरती है वो आपसे बहुत कुछ मांगती है, अगर आप बहुत Yes. कुछ ना दे सकें तो थोड़ा तो दे ही सकते हैं, और अपने अपने हिस्से का सबको योगदान देश के लिए देना ही है, तो आपको भी देना चाहिए। रामावतार त्यागी जी ने कहा है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गांव मेरी, द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं। तो मैंने तो जो चाहा था वो मुझे मिला, आप भी चाहिए कि इस देश की धरती पुकार कर आपसे कह रही है कि आप कुछ तो अपने हिस्से का देश प्रेम मुझे दे दो, तो अगर आप उसे दे सकते हैं तो देश आपके लिए बहुत कुछ करेगा, आप तो देश के लिए बहुत Yes. थोड़ा कर पाते हैं। जी जी जी। बहुत ही अच्छी बात कही सर कि एक जो हमारे जो 3 सर्कल है उससे बढ़कर भी एक चौथा सर्कल है, वो है हमारी देश की धरती, हमारा देश। अगर हम उस पे भी फोकस नहीं करेंगे तो हम और कुछ नहीं तो छोटा मोटा तो चीज हम लोग कर ही सकते हैं, छोटी छोटी जो है टास्क है, छोटे एक्टिविटीज हैं, वो हम कर सकते हैं और दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो सर मैं ये सब जानना चाहूंगी आप सभी से कि सिविलियंस, हम लोग जो है सिविलियंस हैं, तो हम लोग जो है देश के लिए क्या कर सकते हैं, मीन्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग देश के लिए या फिर देशभक्ति के लिए। तो सुबेदा जी सर आप प्लीज बताएंगे। मेनली देशभक्ति के लिए सबके पास कुछ न कुछ अवश्य है, भले ही वो बाहर एक किसान है, किसान देश को अन्न दे रहा है, वो भी उसका कंट्रीब्यूशन है, वहां पर भी वो उस तरह से कर सकता है। एक शिक्षक है, शिक्षा विभाग है, वो शिक्षा दे रहा है, वो भी देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिजनेसमैन है, वो भी देश के लिए दे रहा है, इकोनॉमिकल फायदा हो ही रहा है, देश उसी से चल रहा है। इस तरह से हर एक जो महकमा है, सिविल का या सेना का या कोई भी विभाग का, वो हर चीज कुछ न कुछ वो देश के लिए दे ही रहा है। लेकिन जब वो तब दे हुआ माना जाता है जब वो निस्वार्थ भाव से देश के लिए कर रहा हो, उसमें उसको 4 गुनी तरक्की होती है। जो लोग केवल अपने हित के लिए ही करते हैं, वो केवल अपना ही एम पूरा कर पाते हैं बस। जिसके अंदर कुछ कर पाने का जज्बा है, वो भले ही किसी रूप में कर रहा है, यदि वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है तो वो पूरे देश को समर्पित है और उसका विकास जो है 4 गुना चौतरफा विकास होता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। मैं नए युवा पीढ़ी से सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि वो अपने दिल में अभी से ये मन में डालें कि मैं अपने लिए तो जी लूंगा, मेरे लिए अपने जीने के लिए कोई कमी नहीं है। कुछ भी क्या चाहिए इंसान को, 5 रोटी 4 रोटी चाहिए पूरे दिन में, 4-5 रोटी उसके पास हो गई तो वो जी जाएगा। लेकिन उसको ये आना चाहिए कि दूसरों के लिए वो क्या कर सकता है, देश के लिए क्या कर सकता है, अपने अगल बगल लोगों के लिए क्या कर सकता है, कुछ न कुछ उसका योगदान होता रहना चाहिए। इससे देश बहुत आगे बढ़ सकता है, हम ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति से, हाँ मैं सेना की जो बात करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर तो ज्यादा सेना की ही बात आती है, मैं प्रत्येक युवा वर्ग से, प्रत्येक से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने नेताओं से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलिट्री सर्विस कंपलसरी होनी चाहिए। भले ही वो 1 साल के लिए करे, 2 साल के लिए करे,
ताकि उसके अंदर जो क्या क्या चीजें होती हैं उसको पता चले। और मैं ये कहता हूँ यदि ये कंपल्सरी कर दिया जाए तो जिस तरह से लोग आज सिविल से फौज में जाने के लिए तैयार नहीं है, वो फौज से निकलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। पिकनिक का हमारे यहाँ जहाँ एक पैसा खर्च करके पिकनिक करते हैं, हमारे लिए सुबह शाम पिकनिक था। हम किसी बाग में बैठ के चाय पी रहे हैं तो पिकनिक हो गया है। सुबह से नाश्ता बना के हमारा पैक लंच है और उसको बाहर खा रहे तो पिकनिक हो गया। मतलब उसको एक अपने मन भावना में डालना ही सबसे बड़ी चीज है। मैंने अपने जीवन में भले कितने कष्ट से हम बैठ के कहीं पर बैठ के एंजॉय कर रहे हो, उसको मैंने सोचा कि हम आज पिकनिक पे गए हुए। जो ट्रेनिंग होती थी, नाइट ट्रेनिंग होती थी, डे ट्रेनिंग होती थी, पूरी रात भर जगते थे, नदी नाले पार करते थे, तो उनसे ऐसा लगता था कि आज हम किसी उसमें जा रहे हैं, सब मेरे साथी हैं, और इस तरीके से एडवेंचर पिकनिक होता था। कोई थकान महसूस होती थी, न कोई चीज होता था। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि वो हर चीज के लिए अपने हर उसमें निस्वार्थ भाव से काम करें, तो वो सब कुछ उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, ग्रेट। कि सेल्फलेसली हम लोग जो भी काम करेंगे तो उसमें बहुत ही हम लोग जो है देश को भी योगदान दे सकते हैं, और डेडिकेशन के साथ हमें काम करना चाहिए, और कुछ भी हम लोग काम कर सकते हैं। सो डॉक्टर उपाध्याय जी सर, आप प्लीज बताइए। जी, मुझे एक घटना याद आ रही है मैडम। 90 की बात है कि मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, डॉक्टर महातिर मोहम्मद साहब, बहुत लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे मलेशिया के। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल रॉयल फ्लीट रिव्यू करना था उनको, तो पूरी दुनिया से नेवी के जहाज वहां गए थे। तो भारत से 2 जहाज गए थे, एक हमारा जहाज गया था, एक और गया था। तो हम लोग जा रहे थे, हम लोग यहाँ से बॉम्बे से पहले गोवा गए, गोवा से फिर कोचिन गए, फिर चेन्नई गए, और फिर पोर्ट ब्लेयर होते हुए हम गए। तो काफी रफ सी था, बहुत रफ सी में ये होता है कि जैसे बाकी समय तो जब समुद्र काम एंड क्वाइट होता है तब तो जहाजों को चलने में, सेलिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जब रफ सीजन होता है तो उसमें क्या होता है, जहाजों का जो ऐसा मूवमेंट होता है, इसे रोलिंग कहते हैं, और जो ऐसा मूवमेंट होता है, नीचे जाता है जहाज का अगला हिस्सा, फिर ऊपर आता है लहरों में, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, इसको बोलते हैं पिचिंग। तो रोलिंग और पिचिंग होती है। तो रोलिंग में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब पिचिंग होती है तो उस समय सी सिकनेस होती है। जहाज के अंदर जो लोग हैं उनको उल्टियां होने लगती हैं, वॉमिटिंग होती है, और उसमें हमको अपनी ड्यूटी भी करनी होती है। तो हुआ ये था कि रात की बात थी, और मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में काम करता था, और हमारे साथ के जितने भी लोग थे सबको सी सिकनेस हुआ था, सब लोग फ्लैट पड़े हुए थे। मैं और एक हरियाणा के हमारे सर थे, सुरजीत सिंह सर, मुझसे वो 1 साल बड़े थे। तो केवल हम ही 2 लोग फिजिकली फिट थे, मेडिकली फिट थे, इमोशनली भी फिट थे हम लोग। बाकी लोग सब लोग वोमिटिंग से बेहाल थे, तो वो कहीं चलना फिरना नहीं हो रहा था। तो हमारा शिप जो है फ्लीट में जो है सेल कर रहा था साथ में, और रात की बात थी। हमारे मेन मास्ट में जहां ऊपर रेडार रहता है, रेडार के नीचे मेन मास्ट में जो नेविगेशन लाइट होती है, उसमें अलग अलग लाइट्स होती हैं, ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट होती है। तो उसमें एक लाइट का बल्ब जो है फ्यूज हो गया था, और उसमें हमारे डिपार्टमेंट से किसी भी हमारे साथी को ऊपर चढ़कर, मास्ट में ऊपर चढ़ने की तो बहुत ही, मतलब चलना ही मुश्किल हो रहा था उसमें उनके लिए, क्योंकि रोलिंग और पिचिंग में सबकी वोमिटिंग कर करके हालत खराब थी, पसलियां दुखने लगी थी सबकी उल्टियां करके। तो मैं और सुरजीत सिंह सर थे, हम दोनों लोग। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग उसको चेंज करते हैं, नेविगेशनल जो बल्ब था, अगर बल्ब चेंज नहीं करते हम, वो फ्यूज हो गया था मूवमेंट की वजह से, ज्यादा मूवमेंट, रफ सी था काफी, तो हिलने की वजह से बल्ब फ्यूज हो गया था। तो जो पीछे वाले जो जहाज आने वाले थे वो हमारे जहाजों के साथ टकरा सकते थे अंधेरे में। तो वो एक रात को लाइट दिखती है, आगे वाली शिप में लाइट दिखती है, उसको पीछे वाला उसके हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करता है, जैसे ट्रैफिक में होता है आमतौर पर। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम चढ़ो ऊपर और मैं नीचे रहता हूँ। तो फिर वो नीचे खड़े रहे और मुझे नीचे से ही अंधेरे में गाइड करते रहे कि ऐसे चढ़ो ऐसे चढ़ो। वहां मंकी लैडर हुआ करते हैं। मंकी लैडर में तो जो सीधे खड़ी सीढ़ियां होती हैं ऐसी,
उसे मंकी लेडर कहा करते हैं। तो मंकी लेडर में ऊपर चढ़ना था, नीचे से सुरजीत सिंह साहब मुझे गाइड कर रहे थे कि तुम ऐसे चलो ऐसे चलो। मैं लाइफ बेल्ट पहन के, लाइफ जैकेट पहन के ऊपर चढ़ रहा था और बहुत तेज हवा चल रही थी और अब लगता था कि अब मैं हवा से उड़ ही जाऊंगा और डेक के ऊपर, और वहां से पानी में भी जा सकता हूँ, गिर सकता हूँ। तो इतना खतरा था और हिल रहा था जहाज बुरी तरह से। मास्ट कभी ऐसे इधर होता था, कभी ऐसा लगता था कि अब पानी में डूब जाएगा मास्ट। तो ऐसे करके मास्ट अब इधर कभी डूबेगा कभी इधर डूबेगा, बुरी तरह से जहाज हिल रहा था। और ऐसे में अपने आप को संतुलन बनाना, डेक पे खड़े रहना ही मुश्किल था। ऐसे में हम मतलब बहुत रिस्क लेके दोनों लोग गए और नीचे सुरजीत सिंह साहब खड़े रहे, मैं ऊपर मंकी लेडर में चढ़ा अपने आप को बैलेंस करके ऊपर वाले का नाम लेके, और मैंने किसी तरह से वो बल्ब जो था, नेविगेशनल बल्ब जो था, नेविगेशन लैंप जो था वो चेंज किया और ऊपर नीचे आया मैं। और आने के बाद जो हमारे जो सर थे उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तो इतना खुश हुए कि मतलब बाकी लोग तो सब उल्टियां कर रहे थे, सी सिकनेस हो रही थी, हम दो ही लोग थे। अगर हम दोनों में से कोई नहीं कर पाता तो पूरी डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाती उस दिन। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम होने से बचा लिया और नेविगेशन लैंप तुम ठीक करके आ गए, अपने जिंदगी को खतरे में डाल के, रिस्क में डाल के। तो ये कभी कभी इस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो ये भी एक याद रहता है हमें। फिर बाद में हम लोग गए थे, वहां हमारा रिव्यू हुआ, 2 जहाज नेवी के गए थे भारत से और करीब करीब वहां 100-125 जहाज पूरी दुनिया से आए हुए थे। तो फिर वहां पर हमारा जो स्वागत सत्कार हुआ वहां की नेवी के द्वारा, मलेशिया की नेवी के द्वारा। फिर डॉक्टर महातिर मोहम्मद साहब ने हमारे फ्लीट का रिव्यू किया, पूरे वर्ल्ड के फ्लीट का रिव्यू किया। तो इस तरह से वो फिर वहां हम घूमे फिरे, वो दूसरे तरीके से। बाद में फिर एक बार हमको वर्ल्ड क्रूज का भी मौका मिला था, लेकिन मैं एमए का एग्जाम देने के लिए शिप से उतर गया था छुट्टी लेकर। तो मुझे कई लोगों ने कहा भैया एक कहावत है कि ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड, है ना, ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड कहा जाता है कि तुम नेवी में रह के इतने ज्यादा मौके मिलते हैं दुनिया देखने के, क्योंकि कोस्टल एरिया में हम लोग बड़े बड़े देश जुड़ते हैं, पूरी दुनिया का जब भ्रमण करता है जहाज, तो आपको दुनिया के जो बड़े बड़े पोर्ट हैं वहां देखने का मौका मिलता है। तो मेरा एमए की परीक्षा थी, तो मैंने वो वर्ल्ड क्रूज जो मुझे देखने का मौका मिला था वो छोड़ दिया। तो कभी कभी ऐसा त्याग भी करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसी एडवेंचरस लाइफ, जैसे कि सूबेदार साहब ने कहा कि रोज ही पिकनिक होती है, रोज ही एडवेंचरस लाइफ है, तो रोज ही पिकनिक है। तो इस तरह के मौके भी कभी कभी आते हैं कि आपको रफ सी में और वोमिटिंग के बाद भी काम करना होता है। और एक दिन ऐसा मौका आया था कि मैंने 72 घंटे तक खाना नहीं खाया था जहाज में, क्योंकि जब ज्यादा उल्टियां हो जाती हैं तो फिर खाने की इच्छा नहीं करती हैं। फिर एक केरल का एक हमारा दोस्त था, वो कहीं से शिप की कैंटीन से एक फेंटा की बोतल लेकर आया था, आधा ग्लास उसने फेंटा पिलाया था 72 घंटे के बाद। तो 72 घंटे तक हम भूखे रहे हैं और हमने अपनी ड्यूटी की है। और जब वो फेंटा जब मुझे पिलाया गया आधा गिलास हमारे केरला के एक दोस्त के द्वारा, तो तब जाके मुझे फिर थोड़ा सा जान में जान आई। फिर उसके बाद फिर मैंने अगली बार फिर खाना शुरू किया। तो 72 घंटे के बाद मुझे एक फेंटा का आधा ग्लास मैंने पिया था। तो कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं कि भूखे रह के भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, और ऐसे जिंदगी को खतरे में डाल के भी आपको चढ़ना पड़ता है। जहां रडार होता है मास्क पे चढ़ना पड़ता है, डेक पे चढ़ना पड़ता है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। वहां रोज ही, जैसे सूबेदार साहब ने कहा कि रोज ही पिकनिक है, तो रोज एडवेंचरस लाइफ, रोज पिकनिक है वहां। जी जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। जीना चाहते हैं, एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्म फोर्सेस ज्वाइन कीजिए, और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स ही नहीं, आर्म फोर्सेस ही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ही नहीं, बल्कि जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, और दूसरे जो हमारे यहाँ नेवी में कोस्ट गार्ड है, तो इनको भी, इनमें भी जाना चाहिए हमारे युवाओं को। जी जी सॉरी सर, थोड़ा वक्त की कमी है। डॉक्टर रविंद्र सर, आप प्लीज शॉर्ट में बताइए, और अंत में जो है आप 2 पंक्तियां भी आप कह दीजिएगा सर, सभी के लिए मैसेज। सॉरी सर, आप म्यूट पर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर अपने देश के लिए कुछ करना है, फ़ौज ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी कारण से आप फ़ौज अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो भी आपके पास बहुत कुछ करने को है अपने देश के लिए, समाज के लिए, मौसम के लिए। आप अपने वातावरण को, माहौल को पोल्यूशन न पैदा करके, गंदगी न करके, और एक तरह से अपनी इस मदर अर्थ को बचा करके आप अपने देश, अपने हिस्से की देशभक्ति दिखा सकते हैं।
आप भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, आप उसका विरोध करें, उसके साथ साथ आप जो नियम कानून हैं उनका पालन करें, बी ट्रूथफुल, आप सच्चाई का पालन करें, ईमानदार रहें। तो मुझे लगता है कि आपने अपने देश हिस्से का देश प्रेम और देशभक्ति कर भी दी है, और आप अपनी ज़िंदगी की जीत में यकीन करें कि आपको एक देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ना है, उसे जीतना है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे ये कहूँगा ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी को ये कुछ दिशा मिले कि आगे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो गीतकार शैलेंद्र, जो आपने सब जानते हैं, तीसरी कसम जिन्होंने लिखी थी और उसके गीत लिखे थे, उनका एक गीत है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो अगर तुझे अपनी ज़िंदगी की जीत में यकीन है तो इस धरती पर ही स्वर्ग उतर कर आ जाएगा, और वो अपने हिस्से का स्वर्ग या अपने हिस्से का नर्क आपको कैसे बनाना है, अपने जीवन को, अपनी धरती को, या आपको तय करना है। तो आप देख लीजिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अगर आपकी ज़िंदगी की जीत में आपका यकीन है तो अपने आपके हिस्से का और दूसरों के हिस्से का स्वर्ग भी आप धरती पर ला सकते हैं। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें, धरती भी आपके साथ मिलकर चल रही है और चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली सर, वंडरफुल मैसेज सर। बहुत ही बढ़िया बात कही कि हम जो है धरती माँ के लिए हम लोग अगर पॉल्यूशन भी नहीं फैलाएंगे तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें मैं बहुत मानती हूँ। मैं भी यही कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ जो है मेरे सेशंस के थ्रू मैं अवेयरनेस लेकर आऊँ, ताकि जो है और अवेयरनेस जागे और लोगों के माइंडसेट चेंज हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सॉरी सर, मैं ज्यादा जो है टाइम नहीं लूंगी आप सबका बहुत कीमती वक्त है। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य, आप तीनों से मैं जुड़ पाई आज के दिन में, और ये रिपब्लिक डे स्पेशल जो है बहुत स्पेशल बना। एंड हेड्स ऑफ टू यू सर, आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है कंट्री के लिए, सभी देशवासियों के वासियों की तरफ से मैं आप सभी को फिर से नमन करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ सर। एंड रियली ग्रेटफुल टू यू सर, आप सभी की वजह से जो हमारा देश जो है सुरक्षित रहा है इतने सालों तक, आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मैडम एंड एक हैव अ बात कहना वंडरफुल चाहूंगा डे। जाते जाते आपको जी हम तीनों की ओर से हम आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने हम सभी को अवसर दिया। हमारी ओर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आपके दादाजी जैसे कि एसएसपी थे बताया आपने, और यूनिफॉर्म सर्विस में थे, तो वही जज्बा आप में तीसरी पीढ़ी में भी मौजूद है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो देश के प्रति कुछ करने का जो जज्बा है, वो इस आधार पर इस शैली में आ रहा है कि आपने आप तीनों को एक मंच पर लेकर आई। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं मैडम, और आपका थैंक जो यू। आपके हम आभारी रहेंगे। आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि हमको तीनों को आप एक मंच पर लेकर आई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू बहुत सो बहुत मच, धन्यवाद बहुत ही स्पेशल। थैंक यू प्रेरणा सो जी, मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद थैंक यू सो सूबेदार मच। साहब, उपाध्याय जी, धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार, जय प्रेरणा हिंद मैडम, हमको अवसर देने के लिए और जी। हमको एक मंच प्रदान करने के लिए, हमको एक साथ मंच पर लाने के लिए। सूबेदार साहब को जय हिंद, और रविंद्र कात्यायन सर को भी जय जय हिंद। जय हिंद, हिंद जय मैडम। हिंद, जय हिंद, यस, जय जय भारत। हिंद सर। एंड भारत माता की जय। भारत भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने जो है अभी तक सुना हमारा सेशन, एंड आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। कि मुझे जो है बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इन सभी से जुड़ी थी और इन सभी को मैं एक साथ लेकर आ पाई। एंड मैं फिर से ट्राई करूंगी कि मैं जो है और भी उनसे बातचीत करूं और भी उनके साथ सेशन कर पाऊं, ताकि जो है मुझे और भी बहुत सारी बातें जो है पता चले। क्योंकि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति है, लेकिन हम लोग जो है कभी कभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं ना कहीं हम लोग जो है खो जाते हैं। ये जो सर ने बताया कि आउटर फोर्थ सर्कल जो है देशभक्ति का, जो हमारी जो मदर अर्थ है,
उसके लिए जो है हमें बहुत कुछ करना चाहिए। सो प्लीज फ्रेंड्स ज्वाइन इन, आप जो है जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सेल्फलेसली डेडिकेशन के साथ कंट्रीब्यूट कीजिए। एंड प्लीज एक यही मैसेज था कि पॉल्यूशन मत फैलाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिल रही है आजकल, तो काफी जगह पॉल्यूशन फैल रहा है। मुझे और भी अवेयरनेस क्रिएट करना है इसके बारे में, एंड डेफिनेटली आई एम ब्रिंगिंग मोर एंड मोर सेशंस विद अमेजिंग एक्सपर्ट्स वेरी सून। आप जो है एवरी संडे आप जो है हमारे सेशन सुन सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग होने वाला है, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट संडे, एंड जय हिंद, जय भारत।